हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स 2020। 2020 में दो नोबेल लॉरेट्स हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स साइंस में, स्पेशली उनके ऑक्शन थ्योरीज के लिए। ठीक, तो ऑक्शन थ्योरीज के बारे में नोबेल प्राइज मिला है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ऑक्शन थ्योरी का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये थ्योरी कैसे वर्क करती है रियल लाइफ में। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, कितने नोबेल लॉरिएट्स हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, कब शुरू हुआ था, उसके बारे में। सो इन बिटवीन जो आज का वीडियो है, ये 2 वीक के बाद आज हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं। तो इतने टाइम से अभी तक हम लोग ऐप पे वर्क चल रहा है, एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है। तो एप्लीकेशन सीजी का अभी लॉन्च हो जाएगा, कम से कम 20 से 25 दिन इसको लगेंगे। उसके बाद जो कॉम्पैक्ट मटेरियल है ना, आपको इसी ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं जुड़े हैं तो वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, और अगर क्लासेस, अगर बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं नेक्स्ट यूजीसी अपकमिंग एग्जाम के लिए। अपकमिंग एग्जाम्स अप्रोक्सीमेटली जो डेट है वो यही लगाई जा सकती है, मार्च अप्रैल के मंथ में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 to दैट मीन्स 4 to 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, काफ़ी मंथ्स हैं यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए। तो जितने ही मंथ्स हमारे पास हैं, इसको अच्छा यूटिलाइज हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो डिटेल जो भी है कोर्सेज की वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो खैर, जो ये वाली इमेज है आपने देखी भी होगी, और जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके जो स्टेटस है व्हाट्सएप स्टेटस पे आपने देखी ही होगी। ठीक, तो 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस बार नोबेल प्राइज शेयर किया है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज देता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन्स स्वेरेजिस रिक्स बैंक, या रिक्स जो बैंक है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है स्वीडन का, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो उसमें भी एक, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, दैट इन 1968 में फर्स्ट टाइम शुरू किया था, तब इसकी 300th बर्थ एनिवर्सरी या फिर जो एनिवर्सरी थी इसकी, इस बैंक की थी। ठीक है, स्वीडन का अपना एक सेंट्रल फाइनेंशिंग सिस्टम या फिर सेंट्रल फाइनेंशियल बैंक है। सो इकोनॉमिक साइंस में द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2020 का जो नोबेल प्राइज अवॉर्डेड हुआ है, दो लॉरियट्स हैं। नंबर 1 पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, दोनों ही यूएस बेस्ड हैं, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। सो जो स्टडी है उनकी मेन, सो दैट मीन्स ये वाली जो स्टडी है ये तो ओवरव्यू है, लेकिन इसको डिटेल में करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। जो मेन टॉपिक है फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी। जो ऑक्शन थ्योरी थी, बिडिंग थ्योरी जिसको हम बिड बोलते हैं, बोली लगाना या फिर नीलामी होती है जब, ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। अब जो ये न्यू ऑक्शन फॉर्मेट था, ये आज का फॉर्मेट नहीं है, ये 1994 में ही इनकी जो थ्योरी थी, जब इन्होंने थ्योरी अपनी एस्टेब्लिश की थी, पॉल मिलग्रोम और बी, दैट मीन्स रॉबर्ट बी विल्सन ने। तो 1994 फर्स्ट टाइम ये थ्योरी यूज की थी। एक एम्पिरिकल थ्योरी है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट नोबेल लॉरिएट्स हैं, चाहे अब इसमें अब बहुत सारे जैसे टिनबर्जन एंड रैगनर फ्रिश, ठीक है, चाहे उनकी स्टोरी देख लो, फर्स्ट नोबेल लॉरिएट्स थे। तो उनकी स्टडी में जैसे 1933 में इकोनॉमी को 2 भागों में डिवाइड किया रैगनर फ्रिश ने। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। तो इसमें भी उन्होंने 1933 में ही डिवाइड कर दिया था इकोनॉमी को, इसके ऊपर वर्क किया था, लेकिन नोबेल प्राइज कब मिला? 1968 में। तो काफी टाइम लगने के बाद मिला। ठीक है, यहाँ पे भी 1994 में से अब तक 26 ईयर की स्टडी इनकी हो गई। सो दैट आर इम्पेरिकल थ्योरीज, ठीक है, जो वेरीफाइड है कहीं ना कहीं कई कंट्रीज में वो वेरीफाई हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ISLM अप्रोच पढ़ते हैं, वो भी अप्लाइड है, वेरीफाइड स्टडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। रॉबर्ट विल्सन डेवलप द थ्योरी फॉर ऑक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद अ कॉमन वैल्यू। अब इन्होंने ये बोला है कि 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं, एक होती है कॉमन वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू है वो होती है दैट मीन्स प्राइवेट वैल्यूज। ठीक है, कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू अभी क्या है, इनको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इमेजेस के थ्रू भी समझेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू क्या है? ऐसी बिडिंग जिस बिडिंग का सबके ऊपर कॉमन इफेक्ट पड़े, सो दैट वैल्यू ऑफ विच अनसर्टेन बिफोर हैंड। एक बिडिंग सिस्टम, चलिए एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बिडिंग सिस्टम है क्या, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैसे यूज करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादातर यूज करती है इसको 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी जो कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 4G, 2G और 3G के, ठीक है, खैर ये तो पुराने हैं, जो 4G है ये न्यू है। ठीक है, 4G 4 जनरेशन की जो स्पेक्ट्रम्स थे, ठीक है, जो जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज थी, ये सोल्ड आउट की थी गवर्नमेंट ने, तो नीलामी लगाई थी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं
चाहे वो भारतीय एयरटेल है, जियो है, इन्होंने पार्टिसिपेट की था, मतलब बिडिंग की थी। ठीक, तो स्पेशली अब ये भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी जिसकी बिडिंग की वैल्यू होगी हाई, वही इसको वो जो फ्रिक्वेंसीज है वही वही कंपनी ले पाएगी जिसकी बिडिंग वैल्यू हाई होगी। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे कोल माइनिंग में भी होता है, कोल्स की जो माइनिंग्स है उनके लिए ऑप्शंस होते हैं। तो ये ऑप्शंस, जो हमारी ऑप्शन की थ्योरी है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। 1994 में जो स्टडी थी, वो 1994 में इन्होंने 2 प्रोफेसर ने स्टडी की, और स्टडी का जो मेन की पॉइंट था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जब भी हम कोई बिडिंग लगाते हैं, जब भी कोई एक ऑप्शन यूज करते हैं, ऑप्शन लगाते हैं, तो उसकी जो पहले वैल्यू होती है बिल्कुल अनसर्टेन होती है। ठीक है, एक वैल्यू है, जैसे 4G स्पेक्ट्रम अभी कंपनीज ने बाय भी किए हैं और इसमें लॉसेस भी हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितना थी उतना प्रॉफिट हुआ नहीं कंपनीज को, क्योंकि ये जो कंपटीशन होने की वजह से, या फिर जो आपको अगर देख ही रहे हो 1.5 GB मिल जाता है बिल्कुल चीप रेट पे, तो कंपनीज लॉसेस में भी चल रही हैं। तो पहले जो बिडिंग की वैल्यू होती है बिल्कुल अनसर्टेन होती है, मतलब हम लोग इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि फायदा होगा या नुकसान होगा। बट इन द एंड, लेकिन जब हम बिडिंग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, कोई इसको परचेज कर लेता है कोई पर्टिकुलर कंपनी, उसके बाद हमें पता लगता है कि आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सो एग्जाम्पल इंक्लूड दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज। वही है, 2G स्पेक्ट्रम किसी कंपनी खरीदे हैं, 4G खरीदे हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज की फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है वो, और द वॉल्यूम ऑफ मिनरल्स। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स के लिए ऑप्शन हुआ था, तो उन्होंने वो ऑप्शंस जीत तो लिया हाई बिडिंग पे, क्या उनको प्रॉफिट उतना होता है कि नहीं, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक, सो एक जो दूसरी बात इन्होंने कही वो है विनर्स कर्स। अब मान लो एक जो ऑक्शन थ्योरी में या फिर ऑक्शन में किसी कंपनी को ऑक्शन मिल जाता है, ठीक है, नीलामी में वो जीत जाता है, तो अगर जीतने के बाद मान लो उसने 100 करोड़ की माइनिंग खरीदी है और उसको 80 करोड़ का ही वहां से फायदा हुआ है, तो ऑक्शन से उसने जीत लिया, लेकिन कर्स, उसका एक अभिशाप बन गया कि उसको उतना फायदा नहीं हुआ। ठीक है, विनर्स कर्स, एक आपने वर्ड सुना होगा इंग्लिश न्यूज चैनल पे, ये बार बार रिपीट होके आ रहा था। तो विनर्स कर्स मतलब जो ऑक्शन था वो तो जीत लिया, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने जब एक अनाउंसमेंट हो रही थी, इन्होंने एक अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ये लोग, तो एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में ये वाली इमेज डिस्क्राइब की थी, और 2-3 और इमेजेस थी जो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक फिश सेल कर रही है, कैट, और बाकी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट मीन्स बिडर्स। ठीक है, 1 बिडर, 2 बिडर, 3। तो यहाँ पे जो बोली लग रही है दैट इज फर्स्ट वन 10 पे कर रहा है, दूसरा 20 और तीसरा 50। तो जिसकी बिडिंग वैल्यू हाई होगी उसी को वो मिलेगा। अब 50 में इसने परचेज किया है, तो विनर्स कर्स कब होगा, जब अगर इसको विनर्स कर्स तब बनेगा 50 में इसने परचेज तो कर लिया, हो सकता है मार्केट में 40 रुपीज़ का ही फायदा हो, तो ये कर्स बन जाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे बिहेवियरल स्टडी है इनकी। बिहेवियरल स्टडी ये है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कोई बायर पहले जज कर सकता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है क्या उतनी हो सकती है जितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, फिशेस की इंट्रिंसिक वैल्यू है, अब इसको लगता है कि ये 50 से ऊपर बिकना चाहिए, तो इसने हाईएस्ट बिडिंग ऑफर कर दी, और हाईएस्ट बिडिंग जिसकी होगी वही जो ऑप्शन है वो जीतेगा। ठीक, दूसरी होती है प्राइवेट वैल्यू। कॉमन वैल्यू ये है कि सबके लिए बराबर वैल्यू होगी उसकी। अगर माइनिंग्स है, माइनिंग्स में सबको बराबर ही, अगर कंपनी ए है कंपनी बी है, तो मेनली यहाँ पे वर्ड आता है एफिशिएंसी ऑफ अलोकेशन, या फिर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। आप उनको कैसे यूज करते हो, तो उसमें एक तो कॉमन वैल्यू है। ठीक है, जितने भी कोल माइनिंग्स अगर कोई भी जीते, या ऑक्शन या कोई भी बिड जीते, तो उसकी वैल्यू तो उतनी ही रहने वाली है सभी कंपनीज के लिए। लेकिन एक प्राइवेट वैल्यू, प्राइवेट वैल्यू क्या है, एक इमेज का एग्जांपल इन्होंने दिया था, इमेज के थ्रू पेंटिंग शो की थी। पेंटिंग में क्या है, एक इमेज छपी हुई है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि प्राइवेट वैल्यू किसी इंसान के लिए इसकी ज़्यादा हो और किसी के लिए कम हो सकता है मुझे इस पेंटिंग में कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे लिए वैल्यू कम है। अब हो सकता है कि आपको ज़्यादा पसंद आए, तो आपके लिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बनेगी इसकी, और आप इसको अगर अपने वॉल पे हैंग करते हो, वॉल पे टांगते हो, अर्ली मॉर्निंग देखते हो इस इमेज को, तो हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिले देख के, तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा पड़ेगी। तो प्राइवेट वैल्यूज डिफरेंट वेरी करती हैं। ठीक है, वेरी फ्रॉम बिडर टू बिडर। तो हायर जिसको पसंद है ज़्यादा, वो हायर पे भी कर सकता है, हायर प्राइस भी पे कर सकता है। और फ्यूचर में फ्यूचर में वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि ये जो इमेज है वो और भी महंगी बिकेगी, या जो पेंटिंग है वो और महंगी बिकेगी। सो मिलग्रोम एंड विल्सन इन्वेंटेड ए न्यू फॉर्मेट्स ऑफ ऑक्शनिंग। अब जो ये वाला वर्ड है ना, ये वाला नेट में आ सकता है और कई एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेट में भी आ सकता है, बाकी एग्जाम्स में भी आ सकता है। दैट मीन जो न्यू फॉर्मेट था उसका नेम,
दैट इज साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन, ठीक है, या फिर इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन, इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑक्शन लगा रहा है तो बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर चेक करना जरूरी है, बायर का भी और जो उसको सेल कर रहा है सेलर का भी, ठीक है, जो ऑक्शन सेल कर रहा है उसका भी। तो दोनों की ही बिहेवियर चेक करना बहुत जरूरी है। सेलर का मान लो कोई एक ओल्ड एज कार, मतलब ओल्ड कार बेच रहा है, इसको हम लोग कई बार विंटेज कार भी बोलते हैं, विंटेज कार वो सेल कर रहा है। अब बायर्स को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये अगेन ये प्राइवेट वाली बात आ जाएगी, जिसको उसकी वैल्यू ज़्यादा ही पसंद, जो जिसको ज़्यादा पसंद है उतनी ज़्यादा ही बिडिंग देगा उसकी, ठीक। और उसके बाद जो मेन चीज़ है, साइमल्टेनियसली दोनों को ही बराबर का फायदा होना चाहिए, बायर्स को भी और सेलर को भी, ठीक। अब मान लो 2G स्पेक्ट्रम सेल हुए थे और या 4G स्पेक्ट्रम सेल हुए थे, तो इसका जो मेन कंपनी जो करेगी वो सोशल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करेगी उसको, रेदर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज मेन एम नहीं होना चाहिए, उसका सोशल बेनिफिट भी होना चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम ये ऑक्शन थ्योरी यूज हुई थी 1994 में, यूएस अथॉरिटीज फर्स्ट यूज वन ऑफ देयर ऑक्शन फॉर्मेट टू सेल रेडियो फ्रिक्वेंसीज टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ठीक। सो उसके बाद वर्ल्ड वाइड ये यूज होने लग गया। तो इसमें कुछ अमाउंट होती है प्राइस, और उस प्राइस जो यहाँ पे है 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर्स, मीन्स 1.1 मिलियन यूएस डॉलर। चलिए अब देखते हैं बिडर जो बिडिंग है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। दैट इज सक्सेस ऑफ एन ऑक्शन डिपेंडिंग ऑन 3 थिंग्स। वन इज सेलर मस्ट हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अगर होंगी कि फ्यूचर में ज़्यादा बिकेगा तो वो तो हायर बिडिंग के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग अ फेयर सेल प्राइजेस, टर्म्स एंड टाइमिंग। उसका जो नेक्स्ट चीज बिडिंग के लिए डिपेंड करती है वो है डिजायरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। सो दिस इंक्लूड लोकेशन कैसा है, कंडीशंस कैसी हैं, वैल्यू ऑफ सराउंडिंग प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये, ठीक। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है वैरायटी ऑफ ऑक्शंस मेथड्स। ऑक्शंस के मेथड्स क्या है, टाइप्स क्या है। सो चूज द ऑक्शन टाइप दैट बेस्ट सूट द प्रॉपर्टी एंड द सेलर्स नीड्स। 3 चीजें हैं जो ऑक्शंस को इफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। इसमें से एक्सपेक्टेशंस मेन इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और मेथड्स की कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक। और उसके सराउंडिंग एरिया कैसा है या फिर प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है जो फ्यूचर में हमें कुछ अमाउंट दे सकती है, जान लेना जरूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्राइस कौन प्रोवाइड करता है, स्वेरिजेस रिस्क, दैट इज रिक्स बैंक, और सबसे पहले कब शुरू किया था, 1968। सो सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस। सो 51 प्राइजेस, अभी तक जो 51 इकोनॉमिक प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 51 टाइम्स। अगर हम बात करें तो किसी टाइम उसमें सिंगल हुए हैं, किसी टाइम डबल, किसी टाइम ट्रिपल, ठीक है। सो 51 प्राइजेस इन इकोनॉमिक साइंस हैव बीन अवॉर्डेड एवरी ईयर सिंस 1969। सो 25 प्राइजेस जो है अभी तक 1 लॉरिएट्स, मतलब इंडिविजुअल लॉरिएट्स हो गए हैं 25। उसके बाद 20 प्राइजेस, 20 जो प्राइजेस हैं वो क्या है, दैट इज शेयर अमंग या शेयर बिटवीन 2 लॉरिएट्स। उसके बाद 7 प्राइजेस ऐसे हैं अब तक जो शेयर्ड हुए हैं 3 लॉरिएट्स के बीच में। सो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए हैं जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज जीता है 86 इंडिविजुअल्स, ठीक। अवॉर्डेड हैव बीन अवॉर्डेड फ्रॉम 1969 टू 2020। अब इसमें ये देख लो यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट कौन सा है। सो यंगेस्ट लॉरिएट्स जो है इकोनॉमिक साइंस, दैट मीन्स दैट इज एस्थर डफ्लो, ठीक है। लास्ट टाइम इन्होंने जीता था 2019 में। सो एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी इनका जो मेन टॉपिक था। ओल्डेस्ट लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक साइंस 2007 में इन्होंने जीता था, दैट इज लोनेट हर्विग्स, और 90 ईयर की इनकी एज थी, ठीक है। और जो यंगेस्ट थे इकोनॉमिक्स में दैट इज 46 ईयर ऑफ एज। सो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज किसको मिला था। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज 2 इकोनॉमिस्ट को मिला था, रैगनर फ्रिश, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमी को 2 भागों में डिवाइड किया था, मैक्रो और माइक्रो में। सो उसके बाद जैन टिनबर्जन की थ्योरी, दैट मीन जैन टिनबर्जन 1969 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद पॉल सैमुअल्सन, कुजनेट, और जो कॉन्सेप्ट था जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था कुजनेट ने, ठीक है। उसके बाद हिक्स और कैनेथ एरो, और उसके बाद जो लास्ट टाइम जीता था 2019 में 3 इकोनॉमिस्ट ने जीता था, दैट इज अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो एंड माइकल क्रेमर, ठीक है। अभिजीत बनर्जी से कुछ बुक्स भी है रिलेट करती हैं, तो उनको भी याद कर लेना कि बुक्स कौन कौन सी थी। तो इनकी स्टडी थी फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेशन
ग्लोबल पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए उनके स्ट्रेटजीज। अभी अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो प्राइस आपका नॉमिनल रहता है, लेकिन अगर आप सीरियस हो स्टडी में तो ही आप ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से जितना ही मटेरियल कवर कर लोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर JRF एंड नेट। ठीक है, इजिली आपका हो जाएगा। इसमें आपको डेली वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड होती हैं, PDFs प्रोवाइड होती हैं, MCQs मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, लास्ट में आपको 2 मॉक टेस्ट मिलते हैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक, तो आप निशी सर को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, इसमें कॉल कर सकते हो। एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक, तो इसमें आपको सभी इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, डाउट्स के लिए जितने भी आपको डाउट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें आप डाउट इंडिविजुअली पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हो आप। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई भी एक नेक्स्ट टॉपिक। आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।